एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस, तो ये हम कैसे याद रखें, देखो हे नील आर्या कैरी जेरोक्स राइट नाउ। सो पैरामैग्नेटिक का मतलब है इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। हाय बहनों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र एंड वेलकम टू द वन शॉट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बॉस ये जो चैप्टर है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और आज ये चैप्टर में ऐसा कराऊंगी कि हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके तुम्हारे भेजे में फिट करके ही जाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अब सबसे पहले देखो, कोई भी चीज पिक्चर में सीधा नहीं आती है, अब वो चीज के पीछे 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 बड़ी ही लंबी बैक स्टोरी होती है। अब वैसे ही ये जो पीरियोडिक टेबल है बॉस, पीरियोडिक टेबल की कोशिश अलग अलग साइंटिस्ट ने की है। उसमें पहला जो साइंटिस्ट था वो था डॉबर्नियर, और डॉबर्नियर लेकर आया डॉबर्नियर स्ट्राइड्स, डॉबर्नियर के बाद दूसरा साइंटिस्ट आया न्यूलैंड, और फिर आया मेंडलीव। तो बॉस अपने पीरियोडिक टेबल की जान है। अब डॉबर्नियर ने बोला क्या, तो डॉबर्नियर ने बोला तीन एलिमेंट्स ले लो, एक है ए, एक है बी, एक है सी। तीन एलिमेंट्स ले लो ए बी सी। मान लो ए का एटॉमिक मास नंबर 2 है, सी का एटॉमिक मास नंबर 4 है, तो बी का कितना होगा, एक बार 2 है, सी का 4 है, तो भैया बी का कितना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करें, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 + 4 होता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3। इसका मतलब है अगर आपको एटॉमिक मास सेंट्रल एलिमेंट का निकालना होगा, अगर आपको एटॉमिक मास सेंट्रल एलिमेंट का निकालना होगा, तो आपको पहले का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका आपको मीन लेना पड़ेगा। सो बेसिकली डॉबर्नियर ने क्या बोला, द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट इज द मीन ऑफ, यानी एवरेज ऑफ, is the mean of atomic mass of first and third element. The atomic mass of the central element is equal to the mean of atomic mass of first and third element. लेकिन यहाँ डॉबर्नियर ना गंदी तरीके से उसका प्लेन हुआ क्रैश और डॉबर्नियर हुआ फेल, क्योंकि उसका लॉ सिर्फ एप्लीकेबल था 9 एलिमेंट्स तक। अब उसके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड को था भाई गाने का शौक, तो न्यूलैंड ने क्या बोला, सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी सा। यानी क्या, उसने एलिमेंट को 8 के ग्रुप में डिवाइड किया और उसने बोला एवरी 8th एलिमेंट विल शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी। सो एवरी 8th एलिमेंट विल शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन न्यूलैंड का भी हो गया प्लेन क्रैश। क्यों भाई साहब, क्योंकि न्यूलैंड का लॉ एप्लीकेबल था सिर्फ 21 एलिमेंट्स तक, फिर न्यूलैंड भी हो गया फेल। फिर न्यूलैंड के बाद आया तीसरा साइंटिस्ट which was मेंडलीव। अब मेंडलीव ने क्या बोला, देखो कि कोई भी एलिमेंट हो वो कैसा दिखेगा, यानी कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसा दिखेगा यानी कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वो कैसा बिहेव करेगा यानी कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो कैसा दिखेगा या वो कैसा बिहेव करेगा, तो कसा दिसो टॉल डार्क एंड हैंडसम, वो है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज।
वो कैसे बिहेव करेगा, उसका नेचर कैसा है, खड़ूस है या सिंपल है, यानी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक चीज पर डिपेंड करते हैं जो कि है उसका एटॉमिक मास नंबर। सो बेसिकली मेंडलीव ने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट are the atomic are the periodic function, the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic masses। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा क्यों दिखता है, कोई भी एलिमेंट ऐसा क्यों बिहेव करता है, it is due to their atomic masses। So the physical properties of an element are the periodic function of their atomic masses। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हाला माहिती आहे का की ॲटॉमिक मास काय असतं? डू यू नो व्हॉट इज अन ॲटॉमिक मास? तर बाळांनो, ॲटॉमिक मास म्हणजे असतं, ॲटॉमिक मास म्हणजे असतं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ॲटॉमिक मासला आपण म्हणतो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर ये देखो, मेंडलीव का तो सही चल रहा था, फिर मेंडलीव के बाद आया हेनरी मोसेली, और हेनरी ने बोला सब साइड आ जाओ, और बैकग्राउंड में गाना बजने लगा, तेरा बाप आया। और मेंडलीव के बाद हेनरी मोसेली ने दिया फाइनल लॉ, जिसमें उसने बोला कि मेंडलीव देखो बबुआ कि आपने सब कुछ सही बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, यानी वो एलिमेंट कैसा दिखता है, टॉल डार्क एंड हैंडसम, या उसके प्रॉपर्टीज कैसे हो, ये एटॉमिक मास पे नहीं तो बल्कि बॉस ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे, ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे। सो हेनरी ने बोला सब कुछ सेम है, बस एक चेंज है, द फिजिकल and chemical properties of an element are the periodic function of its atomic number। and my dear बाळांनो, atomic number म्हणजे काय असतो? तर माझ्या राजांनो, atomic number म्हणजे number of protons। समझ में आया? So the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number। और मोसेली ने बोला एटॉमिक नंबर, लेकिन मेंडलीव ने बोला था एटॉमिक मास। फिर हमने बोला कि नहीं भैया, हेनरी ने बोला अरे तसं नाही होत रे बाळा, थांब जरा तू, एटॉमिक मास नाही तर इकडे मेन रोल आहे एटॉमिक नंबरचा। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलो आगे बढ़ते। अब सवाल ये है कि हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है? हमारा पीरियोडिक टेबल बॉस दिखता कैसे है? अब हम वो देखेंगे। चलो बॉस, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपका जो पीरियोडिक टेबल है बॉस, ये दिखता कैसे है? तो ये देखो, मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बट तुम लोग ऐसा वो लो, कॉन्सेप्ट का फील लो यार, कॉन्सेप्ट का फील लो, ठीक है? किसका फील लो? कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो, अब ये रहा पीरियोडिक टेबल। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है ना बॉस, ये पीरियोडिक टेबल में तुमको यहां पे जो दिख रहा है, मैम यहां पे कहां पे? तो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एस ब्लॉक, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल you will find P block, and in the center of the periodic table you will find D block, और पीरियोडिक टेबल के नीचे you will find F block। समझ में आया क्या बॉस? तो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट S ब्लॉक, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट P ब्लॉक, सेंटर में आया D ब्लॉक, और पीरियोडिक टेबल के नीचे आया F ब्लॉक।
अब ये जो वर्टिकल कॉलम है ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा। वर्टिकल कॉलम को बॉस हम बोलेंगे ग्रुप, और कितने ग्रुप होते हैं? तो ग्रुप होते हैं 8, यानी वी हैव ग्रुप 1 to 18। फिर उसके बाद आते हैं पीरियड्स। कितने पीरियड्स होते हैं? 1 to 7, 7 पीरियड्स होते हैं। और पीरियोडिक टेबल के नीचे जो आते हैं उनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स, या अभी के लिए एफ ब्लॉक बोलो। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं ये मैं आगे बताऊंगी। डन, चलो बढ़ते हैं आगे। अब पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ना मैं एक काम करूंगी, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको फिर से समझा दूंगी, और फिर से समझा के फिर ग्रुप पीरियड तुम्हारा ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब देखो 4 सब शेल्स होते हैं, SPDF 4 सब शेल्स है, और सबकी कैपेसिटी अलग होती है। देखो S की कैपेसिटी 2 है, P की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी 10 है, और F की कैपेसिटी 14 है। आई रिपीट, जो S सब शेल है उसकी कैपेसिटी 2 है, P की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी 10 है, और F की कैपेसिटी 14 है। अब तुमको करना क्या है, देखो तुमको पहले तो वर्टिकली 8 S निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टिकली 8 S निकाल दो। अब 8 S तो निकाल दिए, परफेक्ट। या 8 S भी नहीं निकाले तो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस कि हम क्या करेंगे, वर्टिकली नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टिकली नंबर दे दिया। अब जितना नंबर है उतने अल्फाबेट्स आएंगे। जैसे 1 है तो हम सिर्फ लिखेंगे S, अब 2 है तो हम क्या करेंगे, S और P। अब अगर 3 है तो हम क्या करेंगे, S P D। अब मैम अगर 4 है तो क्या करेंगे, तो S P D F, चारों लिखेंगे S P D F। अब अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, तो 5 है तो हम सब कुछ लिखेंगे S P D F, चारों लिखेंगे। अब अगर 6 होगा तो क्या करना है, तो बॉस 6 का हाफ कितना होता है, तो 6 का हाफ होता है 3, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे S P D। फिर 3 का कर दो 2 यानी S P, और 2 का कर दो 1। आई रिपीट, अगर जितना नंबर है उतने अल्फाबेट्स, तो 1 है तो सिर्फ S, 2 है तो S P, 3 है तो S P D, 4 है तो S P D F, 5 है तो S P D F अगेन, 6 है तो उसका हाफ कर दो 3 हो जाएगा S P D। फिर 3 का कर दो 2 और 2 का कर दो 1। अब ये S है तो इधर S S, सॉरी 2 है तो इधर ये पूरे लाइन में आएगा 2 2, फिर 3 है तो 3 3, अब ये आएगा पूरे लाइन में 4 4 4, फिर इधर 5 5 5, फिर ये 6 की लाइन है तो 6 6, और यहां पे आ जाएगा 7। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो जिस लाइन में आता है उस लाइन का नंबर लिख दिया। जैसे 1S, फिर 2S 2P, फिर 3S 3P 3D, फिर 4S 4P 4D 4F, फिर 5S 5P 5D 5F, फिर 6, फिर वो 7 और फिर 8। डन। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चमक गया मेरे दोस्तों। तर बाळांनो आता तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जमलंय। आता बाळांनो लाइन मारो, लेकिन कैसी, तो बॉस टेढ़ी लाइन मारो। ये देखो टेढ़ी, ये रही टेढ़ी लाइन मार दी। लाइन मारनी आनी चाहिए बच्चों, जिसको लाइन मारने आ गई उसका कॉन्सेप्ट चमक गया। ठीक है, अब लाइन मारने के बाद क्या करना है, अब पिक्चर में आएगा अच्छा सा सीक्वेल। एंड व्हाट इज द सीक्वेल माय बच्चा पार्टी। तर आता बघा इथे काय होणार, ये जो आपने लाइन मारी है वो लिखनी शुरू करो। जैसे 1S है तो इधर सिर्फ लिखो 1S, फिर उसके बाद दूसरी लाइन किस में से जा रही है 2S, तो इधर लिख दो 2S, फिर तीसरी लाइन जा रही है 2P में से, तो 2P में से फिर
ऊपर से नीचे आना है बेटा, कितना भी तुम नीचे गए तो शुरुआत ऊपर से करनी है। तो 1s के बाद 2s, फिर अब आएगा 2p, फिर 2p के बाद नीचे आओ 3s, परफेक्ट। फिर 3s के बाद ऊपर जाओ 3p, फिर 3p के बाद नीचे आओ 4s, फिर 4s के बाद फिर से ऊपर जाओ 3d, फिर 3d के बाद नीचे जाओ 4p, फिर 4p के बाद आ जाएगा 5s, फिर 5s हो गया, फिर ऊपर 4d, ठीक है। फिर 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, एंड देन यू कैन कंटिन्यू 4f, 5d, 6p, 7s, फिर आएगा 5f, 6d, 7p, 8s। ओके, अब तुम लोग ये कंटिन्यू करो, वो मेरे पास अब उतनी जगह भी नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 6s के बाद क्या आएगा, किधर है 6s, ये रहा 6s, फिर नीचे आएगा 4f, 5d, 6p, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, फिर 6d, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। अब ये लिखने के बाद मुझे एक चीज बताओ बॉस, मैं यहां पे लिख देती हूं, पिंक कलर का बादल बना के, बादल बरसा की चोली, सबर को पानी। देखो बादल लिख दिया, बादल में मैंने क्या लिख दिया, बादल में मैंने लिख दी सबकी कैपेसिटी, S की कैपेसिटी 2 है, P की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी 10 है और F की कैपेसिटी 14 है मेरे दोस्तों। अब जितने S दिख रहे हैं सारे S के सर पे 2 लिख दो, जितने S दिख रहे हैं सारे S के सर पे 2 लिख दो, परफेक्ट। अब जितने P दिख रहे हैं सारे P के सर पे 6 लिख दो, 6 6 6 6 6 6 6 6। फिर उसके बाद जितने D दिख रहे हैं सारे D के सर पे 10 लिख दो, 10 10 10। जितने F दिख रहे हैं सारे F के सर पे 14 लिख दो, ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो आपको लिथियम का बोल दिया, अब लिथियम का तो एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का तो एटॉमिक नंबर है 3। अब हम कैसे लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में जाएंगे, 1s2, यानी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब तुमको एक ही बचा है, तो आगे भले ही 2s2 है, हम आगे 2s1 ही लिखेंगे, तो 2 + 1 हुआ 3। उसके बाद मान लो अपने को लिखना है बोरॉन का, बोरॉन है 5, तो यही सीक्वेंस फॉलो करो, 1s2 2s2, यानी ये 2 और 2 4 हो गए, आपको सर के ऊपर का नंबर देखना है। फिर आगे 2p 6 है, बट हम 2p 6 नहीं लिखेंगे, हम 2p 1 ही लिखेंगे, तो 2 और 2 4, और इधर का 1 हो गया 5। उसके बाद मान लो कि अब मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन है 6, तो 1s2 2s2, तो 2 और 2 हुआ 4। अब तो और 2 ही बचे हैं ना, तो भले ही 2p 6 है, मैं यहां पे ले लूंगी सिर्फ 2p 2, तो कैसा हो गया 2 4 6। अब मान लो ऑक्सीजन मेरे को लेना है 8, तो मैं कैसे करूंगी 1s2 2s2, 1s2 2s2। अब ये 2 और 2 हो गया 4, अब और 4 ही बचे, आगे 2p 6 है, बट मैं 2p 6 नहीं लिखूंगी, 2p 4 ही लिखूंगी, तो ये 4 प्लस ये 2 और 2 4 हो गए 8। अगर मान लो मेरे को बोल दिया सोडियम विच इज 11, अब सोडियम 11 में कैसे लिखूं बताओ, बताओ बताओ बता शाह अशी कशी तू, 2 और 2 4 हो गया, 1s2 2s2, 2p 6 कितना हुआ 6 + 4 10 हो गया, 2 + 2 4 + 6 10, एक और चाहिए 11 है ना, तो भले ही 3s2 है आगे, हम लिखेंगे 3s1, भले ही 3s2 है बट हम लिखेंगे 3s1, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट। चलो बॉस बढ़े आगे, ओके।
अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। अब मान लो पीरियड में आपके पास आ रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? तो देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, क्या खड़ा कोई बारिश आया आसमान में। देखो लिथियम, ठीक है। अब लिथियम का कैसा हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है 1s2 और 2s2 है, बट हम 2s2 नहीं लिखेंगे, 1s2 2s1 लिखेंगे, ठीक है। फिर वही पीरियड में आगे आता है बेरिलियम, बेरिलियम बेरिलियम बेरिलियम, बेरिलियम इज 4, फिर ये हो जाएगा 1s2 2s2, बराबर है। सो ये 2 और 2 हो गए 4। फिर वही पीरियड में आगे आ जाता है बोरॉन, बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, तो ये 2 और 2 4 और ये 1 5। वही पीरियड में आगे आ जाता है कार्बन, 1s2 2s2 2p2, तो ये 2 2 2 2 4 6। फिर वही पीरियड में आगे आ जाता है नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, तो ये 3 + 2 5 + 2 7। अब यू विल सी माय डियर बाळांनो, पीरियड में हो क्या रहा है। तो पीरियड में एज यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल ना, तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे जा रहे, वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। एज वी मूव, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, हो क्या रहा है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, each electron is added, each electron is added to the subshell, each electron is added to the subshell। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस। तो ये सब हो रहा है पीरियड में। तो मैंने आपको पीरियड में दिखाया क्या होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों, इतका वेळ का लागतो, अरे इतका वेळ का लागतो, अरे आहो असं कसं चालणार। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप। अब मान लो ग्रुप 1 मैंने ले लिया, लीना के, ठीक है, ग्रुप 1 ले लिया यहां पे, और मान लो यहां पे मैंने ग्रुप 2 ले लिया, ग्रुप 2 ले लिया, ठीक है। बेटा मांगे कार, ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। अब हम देखेंगे ग्रुप में होता क्या है, ग्रुप में होता क्या है। लिथियम है 3, 1s2 2s1, तो 2 + 1 हो गया 3। अब सोडियम है 11, तो ये हो जाएगा 1s2। तुम लोग नोट्स बना रहे हो ना मेरे साथ, तो तुम लोग वो सामने रखना, वो जो ये जो डब्बा है ना, ये जो डब्बा है तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये 2 + 2 हुआ 4 + 6 हुआ 10 और ये 1 हुआ 11। उसके बाद पोटेशियम है 19, 1s2 2s2 2p6, ये हुआ कितना 10 11 12, ठीक है 11 12। अब मुझे भी नहीं आता, रुको 19 है ना, तो ये 2 4 6 यानी 10 12, ये हुआ 18 12, 3s2 पे हुआ 12, फिर 13 14 15 16 17 18, 3p6, फिर यहां पे आएगा 3p6, अब ये हुआ 18 और यहां पे आ जाएगा 4s1, यानी अब हुआ ये 19, ठीक है, अब हुआ ये 19। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वापस एक बार लिख देती हूँ, पास पास लिखती हूँ थोड़ा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1। अब देखो 2 और 2 4 और ये 6 हुआ 10 और ये हुआ 12, ये हुआ 18 और ये हुआ 19। ये था ग्रुप 1 के बारे में। सो ऑल दिस वाज अबाउट ग्रुप 1। अब ग्रुप 2 में देखो बेरिलियम इज 4, राइट? सो 1s2 2s2, 2 और 2 4 हो गया। मैग्नीशियम है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 बराबर। तो ये हो गया 12। कैसे हुआ? 2 4, ये 6 हुआ 10 और ये 2 हुआ 12। फिर आता है कैल्शियम विच इज 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, अब ये हो गया 20। अब आर यू ऑब्जर्विंग वन थिंग बयानो कि जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो इन ग्रुप 1 one electron is present in outermost shell, या हम ऐसे बोलेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल दो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द outermost shell। ठीक है, और अगर आप ग्रुप 2 में भी ऑब्जर्व करो तो 2 2 2, इधर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। सो बेसिकली इससे पता क्या चलता है, तो जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है पीरियड में, लेकिन ग्रुप यानी वर्टिकल कॉलम में हर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज द सेम। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स। बट वो समझाने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगी विच इज कॉल्ड एज द कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉस ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पता चाहिए। अब ग्रुप 18 के कौन से एलिमेंट्स हैं? नोबल गैसेस। तो ये हम कैसे याद रखें, देखो, हे नील आर्या कैरी जेरोक्स राइट नाउ, हे नील आर्या कैरी जेरोक्स राइट नाउ। तो अब देखो हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गॉन का 18 है। ठीक है, आर्गॉन का कितना है? 18। अरे बोलो ना 18, 18 बोलो 18। तो 2 10 18। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में गैप है 8 का, इन दोनों में गैप है 8 का। हेलियम स्टार्ट्स विद 2, इन दोनों में गैप है 8 का। ठीक है, इन दोनों में गैप है 8 का। अरे बोलो बोलो, कितने का गैप है? 8 का। सो हेलियम स्टार्ट्स विद 2, उसके बाद हेलियम और नियॉन में गैप हुआ 8 का। अब नियॉन और आर्गॉन में भी गैप हुआ 8 का। तो 2 + 8 is 10 और 10 + 8 is 18। अब ये जो आर्गॉन है, आर्गॉन और क्रिप्टॉन में गैप होगा 18 का। तो 18 + 18 कितना हुआ? 8 1 = 8, 8 2 = 16 और ये 3, यहां पे आ गया 36। ठीक है, फिर इन दोनों में फिर से गैप 18 का है और फिर 32 का गैप है। बट मैं तो अभी आपको इतना ही बता रही हूं, तो गैप तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। 2 से स्टार्ट हो रहा है 8 8, फिर एक और यहाँ पे जो गैप आएगा, मैंने बोला ना 18 का गैप आएगा, तो 36 + 8 हो जाएगा। 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो ये आ गया 54। तो यहां पे भी गैप हो गया 18 का। तो एटलीस्ट आप गैप भी याद रखोगे तो काफी है। सो हेलियम 2 से स्टार्ट होता है, फिर हे नील आर्या कैरी जेरोक्स राइट नाउ, हेलियम और नियॉन में गैप हुआ 8 का,
नियॉन और आर्गॉन में भी हुआ 8 का, फिर गैप हुआ 18 का, और फिर से गैप हुआ 18 का। अब हम इसको कैसे करेंगे देखो, कंडेंस में हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है, तुम लोगों को नॉर्मल सोडियम का पता है कितना है, सोडियम इज 11, सो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हुआ सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम से कम वाला यहाँ पे कौन सा नोबल गैस है, तो सोडियम से कम वाला यहाँ पे है नियॉन विच इज 10, सोडियम से कम वाला यहाँ पे है नियॉन विच इज 10, तो 10 मतलब 6 + 2 + 2, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे नियॉन और आगे लिखेंगे 3s1, तो ये पूरा लिखने की जगह हमने लिख दिया है नियॉन, ये पूरा लिखने की जगह हमने लिख दिया है नियॉन, सिंपल है। उसके बाद मान लो अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया कैल्शियम का विच इज 20, तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब 20 से कम वाला कौन सा है, तो 20 से कम वाला है 18 आर्गॉन, तो अब 18 कहां तक हो रहा है 2 4 और ये 6, यानी ये हुआ 10, ये 12 और ये 18, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा लिखने के बजाय इसके जगह लिख देंगे आर्गॉन, इसके जगह लिख देंगे आर्गॉन और फिर आगे बस लिखेंगे 4s2, इसके जगह लिख देंगे आर्गॉन और फिर आगे लिखेंगे 4s2। एक और सिंपल एग्जांपल ले लेती हूं, मान लो बता दिया लिथियम, लिथियम है 3, तो ये है 1s2 2s1। अब लिथियम यानी 3 से छोटा कौन है, हीलियम, तो हम क्या करेंगे 2 है ना, तो यहां तक ये 2 आ गया, फिर आगे बस होगा 2s1, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, आगे बढ़े, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बॉस बड़े आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये हुई ना बात। अब हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स। अब देखो हम पहले तो S और P पे फोकस करेंगे, S और P पे फोकस करेंगे, फिर मैं D और F के बारे में बताऊंगी। अब अगर आप S और P की बात करो तो S और P में क्या होता है, देखो ध्यान से देखिए इस मासूम से रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और 2, S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं 1 और 2। अब ग्रुप 1 जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए 1, और ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए 2। सो अगर हमको S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं NS 1 to 2, क्यों, क्योंकि ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां तक क्लियर है। अब अगर हम P की बात करें तो बस P ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आते हैं, 13 14 15 16 17 और नीचे लिख रही हूं 18। अब ये इतना डिटेल ना बॉस तुमको इसीलिए बता रही हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत बेसिक है। देखो अब अगर 13 की बात करें तो 13 वाला जो ग्रुप है वो शुरू होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोरॉन है 5 बराबर, तो हम यहां पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। भाई एक मिनट, गर्मी हो रही है मेरे को, ठीक है। बोरॉन हम लिख देंगे, क्या हो गया, हाँ 1s2 2s2 2p1। कार्बन है 6 को हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन है 7, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन है 8 को हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन है 9, 1s2 2s2 2p5। और फिर नियॉन है आपका 10, तो इसको मैं लिखूंगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। आप गिन लो, ये देखो ये 2 2 2 ये 6 हो जाएंगे, ये 2 2
1 5 हो जाएंगे, ये 2 2 3 7 हो जाएंगे, ये 2 2 4 8 हो जाएंगे, ये 2 2 5 9 और ये 2 2 6 10। अब आप देख सकते हो पी ब्लॉक में हो क्या रहा है, सबके एस में 2 है, ये लास्ट सेकंड वाला एस देखो, लास्ट सेकंड वाला सबके एस में 2 है इसीलिए NS2, लेकिन सबका पी देखो 13th का पी शुरू हो रहा है P1 से, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 18 का खत्म हो रहा है 6 पे, तो हम यहां पे लिखेंगे NP1 to 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है 18 में, फ्लोरीन में 5 है, इधर 16 में 4 है, 15 में 3, इधर 2 और इधर 1। सो यू कैन सी दैट P में क्या हो रहा है, NP1 से शुरू हो रहा है, NP6 पे खत्म हो रहा है, इसीलिए P ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम NP1 to 6, और S जो शुरू होता है वो शुरू होता है NS1 to 2। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 में 1 आता है और ग्रुप 2 में 2 आता है। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। परफेक्ट, बढ़ते हैं आगे। अब ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, whom do we call as S ब्लॉक एलिमेंट? तो एस ब्लॉक एलिमेंट हम उनको बोलेंगे जिनका आखिरी का इलेक्ट्रॉन, आखिरी का यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब शेल। सो एस ब्लॉक को हम बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश कर रही हूं, या तो ऐसे बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सब शेल। फिर उसके बाद ये प्लेस्ड कहां है, इट इज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट। ये एस ब्लॉक है कहां पीरियोडिक टेबल में, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट। उसमें जो ग्रुप 1 है बॉस, ग्रुप 1 को हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 को हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 को हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। उसके बाद ग्रुप 2 और 1 भी ले लो, इसमें सारे जो आते हैं मेटल्स आते हैं। सो ग्रुप 1 and 2 आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, और इनमें होते हैं मेटल्स। ग्रुप 1 and 2 आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड दे कंटेन मेटल्स, एंड दे कंटेन, क्या है बॉस उनमें, दे कंटेन मेटल्स। उसके बाद हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आपको ये पता होगा एटॉमिक साइज छोटू 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 होते जाता है, तो सबसे बड़ी एटॉमिक साइज हुई ग्रुप 1 की, और उससे थोड़ी छोटी हुई ग्रुप 2 की। बट हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैव अ लार्जर एटॉमिक साइज, तो यहां पे हम लिखेंगे ग्रुप 1 एंड 2 हैव अ लार्जर एटॉमिक साइज। समझ में आया क्या बॉस? प्लस मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल होता है दिलदार, यानी वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम बोलेंगे वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव का मतलब है दैट इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। वो बोलता है मैं दूंगा ना, कोई भी मांगने आता है तो वो बोलता है किसका है तुमको, इंतजार मैं हूं ना, यानी वो क्या करता है, वो है मेटल। मेटल का कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन देना, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है इसीलिए इलेक्ट्रो, और देता है इसीलिए पॉजिटिव। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लो यहाँ पे, NS1 1 2 ट्यू 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 ट्यू। ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा साइड हो जाओ, पता नहीं मैं इधर से उधर डांसिंग फ्रॉम हियर टू देयर।
चलो ले लिया ले लिया ले लिया मेरे दोस्तों, अरे हाँ बोलो दोस्तों, कैसा गुंडा बनेगा रे तू। चलो बड़े आगे बड़े आगे बड़े आगे, 1 मिनट। अब हम जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद। पी ब्लॉक है कहां, तो वो पी ब्लॉक है अपने पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट समझते हो, बहुत ही ज्यादा वो साइड है, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट। उसके बाद इसमें ग्रुप्स कौन से आते हैं, तो बॉस इसमें आता है ग्रुप 13 to 18, 13 to 18। अब देखो एस ब्लॉक और आपका पी ब्लॉक मिला के अपन उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इनको अपन मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स along with S block, along with S block। अब तुमको एक मजेदार कैरेक्टर बताऊं, एकदम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे S ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स आते हैं, लेकिन P ब्लॉक में बॉस मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इट इंक्लूड्स क्या क्या है इसमें, इट इंक्लूड्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब आप बोलोगे मैम ये मेटलॉइड्स कहां प्रेजेंट है, तो बॉस पीरियोडिक टेबल में ये जो जिगजैग लाइन है ना, इस जिगजैग लाइन पे मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट है ये मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है ये मेटलॉइड्स, ओवर द जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो जिगजैग लाइन है ना, तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ओवर द जिगजैग लाइन। ये जो जिगजैग लाइन है ना, ये जिगजैग लाइन के राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल्स है, लेफ्ट साइड में जो है वो मेटल्स है, और जिगजैग लाइन पे है मेटलॉइड्स। आई रिपीट, जो राइट साइड पे है वो है नॉन मेटल्स, लेफ्ट साइड पे है मेटल्स और जिगजैग लाइन पे है मेटलॉइड्स। उसके बाद 13 to 18 ग्रुप तो आप समझ गए। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात जो है कि ये जो ग्रुप 18 है बॉस, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स है ना, उनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। मैम ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, आप तो पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, व्हाई आर ग्रुप 16 एलिमेंट्स कॉल्ड एज चैल्कोजेंस। तो बस चैल्को का मतलब है और जेंस का मतलब है फॉर्मिंग। तो ऐसे एलिमेंट्स जो और फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। और ये जो ग्रुप 17 है, इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। So halo stands for salt and gen stands for forming। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैलोजन फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हैलोजेंस, यानी सॉल्ट फॉर्मिंग, हैलो यानी सॉल्ट, जेंस यानी फॉर्मिंग। और ये जो हैलोजेंस है ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे ऑलवेज एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उन पे अपन -1 चार्ज लिखते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो NH2Np126। ये क्यों मैंने समझाया। अच्छा एक और बात, ये ग्रुप 16 को इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, तो बॉस ये जो ग्रुप 16 है ये आपके पीरियोडिक टेबल के साधु संत है। ये बोलता है भाई मैं तो सख्त लौंडा हूं, मैं इन सब के ऊपर उठ चुका हूं, यानी मैं किसी से रिएक्ट नहीं करता। अब वो किसी से रिएक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो स्टेबल है। सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द नोबल
गैसेस, इनर्ट गैसेस, क्योंकि उनको कितने भी बहकाने की कोशिश करो बॉस, वो बहकते नहीं है. सो दीज आर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. टेक अ स्क्रीनशॉट. परफेक्ट. अब उसके बाद हम जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास. डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? तो बॉस इनमें कौन से ग्रुप आते हैं? तो इसमें आता है ग्रुप 3 to 12. अब ये कहां प्लेस्ड है? तो ये होते हैं पीरियोडिक टेबल के सेंटर में, प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब सेंटर में तो है, प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनका एक बहुत अच्छा नाम है. पता है क्या नाम है? इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब आप बोलोगे कि मैम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो बॉस इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि ये ना अपने प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन दिखाते हैं, यानी बदलाव दिखाते हैं. सो एस ब्लॉक से हम पी ब्लॉक जा रहे हैं, यानी मेटल से नॉन मेटल जा रहे हैं, बट बीच में रास्ते में कौन आ रहा है? डी ब्लॉक. तो वो हुआ उनका ट्रांजिशन फेज. ठीक है. उसके बाद दे आर ऑल मेटल्स, ये सारे मेटल्स है, दे आर ऑल मेटल्स. उसके बाद ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना बॉस, इनमें एक प्रॉपर्टी है कि वो कलर्ड कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. तो हम बोलेंगे यहां पे दे कैन फॉर्म colored compounds, they can form colored compounds. ठीक है, वो colored compounds फॉर्म कर सकते हैं, ये एक बात है. और दूसरी बात, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट फॉर्म कर सकते हैं. सो दे कैन फॉर्म वेरी गुड कैटलिस्ट, दे कैन फॉर्म कैटलिस्ट. तो इसको हम लिखेंगे दे कैन फॉर्म गुड कैटलिस्ट. अरे दे कैन फॉर्म गुड कैटलिस्ट. ठीक है, दे कैन फॉर्म गुड कैटलिस्ट. और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुड कैटलिस्ट तो फॉर्म कर सकते हैं, बट ये होते हैं पैरामैग्नेटिक. अब आप बोलोगे मैम हमने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? वो पैरामैग्नेटिक का मतलब है वो होता है सिंगल. ठीक है, यानी उसके पास होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब सिंगल लोगों का काम क्या है कि जैसे ही सामने से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड गुजरे, हमारा ध्यान उस पे चले जाता. सो पैरामैग्नेटिक का मतलब है इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. सो पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि वो बेचारे के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को देख के अट्रैक्ट होगा. सो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये हो गया आपका डी ब्लॉक. बस डी ब्लॉक का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 जल्दी. चलो ओके, उसके बाद हम आते हैं एफ ब्लॉक के पास. अब ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये है कहां? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल. कहां रखा है इनको? पीरियोडिक टेबल के नीचे. दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के इनको रख दिया है नीचे. अब ध्यान से सुनो, पीरियोडिक टेबल के नीचे तो रख दिया है, बट इनको हम नाम क्या देंगे? तो बॉस इनको हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड एज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स. दे आर लैंथेनॉइड्स, पूरा ही लिख के दूं क्या? लैंथेनॉइड्स एंड
एक्टेनॉइड्स, दे आर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। अब ध्यान से देखो, ये जो लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड है, ये आपका था डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में से यहां से उठा के इन एलिमेंट्स को नीचे रखा है, तो डी ब्लॉक को तो आपने ट्रांजिशन बोल दिया, तो बॉस इसको हम लोग बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। तो इसको हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? दे आर टर्म्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। They are termed as inner transition elements. अब बॉस मेरे को एक बात बताओ, डी ब्लॉक से हमने उनको उठा के नीचे रखा है, डी ब्लॉक से उठा के नीचे रखा है तो क्या होगा? तो इनके प्रॉपर्टीज भी डी ब्लॉक जैसे ही होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? they have similar properties, यानी ऑलमोस्ट सेम है, किसके जैसे? They have similar properties to that of D block, to that of transition elements. ठीक है, यहां तक इतना भी लिखोगे तो काफी है। हाँ, और एक और बात, एक्टिनॉइड्स में एक एलिमेंट आता है यूरेनियम। अब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी वो रेडिएशन एमिट करता है। सो ये यूरेनियम के आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट एक्टिनॉइड। अब ये यूरेनियम है कहाँ? एक्टिनॉइड्स में। सो ऐसे दो सीरीज है पीरियोडिक टेबल के नीचे, ऊपर की लैंथेनॉइड, नीचे की एक्टिनॉइड। इधर एक एलिमेंट है यूरेनियम, और यूरेनियम के आगे के हम एलिमेंट्स को बोलेंगे ट्रांस यूरेनियम या पोस्ट एक्टिनॉइड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, इन एक्टिनॉइड्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी जो रेडिएशन एमिट करता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम इज प्रेजेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम इज प्रेजेंट, और यूरेनियम के आगे के एलिमेंट्स, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम, एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम आर टर्म्ड एज पोस्ट एक्टिनॉइड्स, पोस्ट एक्टिनॉइड्स और ट्रांस यूरेनियम, पोस्ट एक्टिनॉइड्स और ट्रांस यूरेनियम। डन? चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बॉस, बढ़े आगे। ओके 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 ओके, अब हम जाएंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के पास। ये क्या आ गया? HG, पता नहीं क्या अल्फाबेट से, JH, whatever। इसमें पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ना तुम लोग ध्यान से समझ लो, ठीक है? कॉन्सेप्ट का फील लो। एक बार कॉन्सेप्ट का फील आया तो कॉन्सेप्ट तुमको चमकेगा ही चमकेगा। देखो, ये सेंटर में है न्यूक्लियस, ये सेंटर में है न्यूक्लियस, ठीक है? ये अंदर का शेल, ये बाहर का शेल। अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। यानी न्यूक्लियस पूरा जोर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को खींचने में। वो बोल रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, और वो पूरा जोर लगा के वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है। अब न्यूक्लियस पूरा जोर लगा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस पूरा जोर लगा के उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है। लेकिन अब बॉस पिक्चर में आएगा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है कि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों में हो जाएगा रिपल्शन, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव, अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन में आएगा रिपल्शन। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बोलता है आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रॉन बोलता है कि अरे अगर हम दोनों पास में आ गए तो हमारा तो झगड़ा हो जाएगा,
क्योंकि हम दोनों भाई साहब नेगेटिव नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो बॉस न्यूक्लियस से। सो इन शॉर्ट न्यूक्लियस ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को बोलता है तू आ मेरे पास, तो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। लेकिन ये जो अंदर का शेल है इसका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करता है। तो उसको हम बोलेंगे शील्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, शील्ड। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक ढाल बनकर खड़े हैं और उस ढाल को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। सो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसको तो हमने बोल दिया शील्डिंग इफेक्ट। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, पूरा जोर लगा के अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, अब डिफरेंस देखो, ठीक है। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पूरा जोर लगा के अपने पास खींच रहा है। सो न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को पूरा जोर लगा के अपने पास खींचेगा वो हुआ न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा और बीच में आ जाएगी ये शील्ड जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, बोलेगी प्लीज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मत खींचो ना पास में। तो शील्ड के होते हुए, क्या बोला बॉस मैंने, शील्ड के होते हुए वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा लेकिन इतने जोर से नहीं खींच पाएगा। सो शील्ड के होते हुए जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल बात है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन बीच में आ गई शील्ड और शील्ड बोलेगी कि प्लीज भैया जी उसको मत बुलाओ अपने पास। तो शील्ड के होते हुए न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। शील्ड के होते हुए न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। चलो 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 चलो, कैसे लिखेंगे, द न्यूक्लियस attracts the electron, the nucleus attracts the electron in the outermost shell, in the outermost shell towards itself। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल को अट्रैक्ट करता है, कहां पे, टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो उसको बोलता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल टुवर्ड्स इटसेल्फ which is termed as nuclear charge, which is termed as nuclear charge। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम समझाएंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल रिपेल, यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिपल्शन दिखाते हैं ना, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल, रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल। तो इसका मतलब क्या है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहे हैं। मतलब क्या,
the electrons in the inner shell protect the electrons in the inner shell protect the electrons of the outer shell, protect the electrons of the outer shell from the influence of the nucleus, from the influence of nucleus. और वो क्या बोलकर एक्ट करता है? फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड it acts as a shield, अब शील्ड के होते हुए, क्या बोला मैंने? अब शील्ड के होते हुए जो न्यू इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस होगा, शील्ड के होते हुए जो एक्सपीरियंस होगा वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो अब हम बोलेंगे द न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron, the nuclear charge experienced by the electron in presence of shield is termed as effective nuclear charge. चला, कळालंय बाळांनो तुम्हाला? मतलब क्या है, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और न्यूक्लियस बोलेगा आजा 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 आजा, तो फिर वो हो गया न्यूक्लियर चार्ज. लेकिन अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट करने आए, यानी अगर शील्ड आ गई और तभी भी न्यूक्लियस जोर लगा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो फील होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द शील्ड इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. चलो, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. ओके, अब नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस क्या होता है? देखो बस, ये जो है ना, मैं अब ये तुमको सीधा ऐसा टेक्स्ट बुक में से एकदम पॉइंट पढ़ पढ़ के क्यों नहीं बता रही हूं, क्योंकि तुमको लैंग्वेज हैवी लग सकती है. तो हमारे काम है कि कॉन्सेप्ट का फील लेके पढ़ना है, बॉस, रट्टा नहीं मारना है. कॉन्सेप्ट एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लगना चाहिए, ठीक है? अब देखो, एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है? अब दो एटम्स का मिलन हो गया है, अब ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस. अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. लेकिन हमको अगर एटॉमिक रेडियस लेना है तो हमको सिर्फ इसका आधा लेना है. यानी मान लो ये पूरा डिस्टेंस 10 है, लेकिन हमको 10 लेना है क्या? नहीं, हमको उसका आधा ही लेना है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. सो ये दो न्यूक्लियस में का डिस्टेंस यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अब उसका हाफ ही हमको लेना है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट इज वन हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. between two bonded atoms. तो बॉस, दो एटम के बीच में बॉन्ड है. अब उन दोनों के न्यूक्लियस में का डिस्टेंस यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. अब क्या होगा, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हमको हाफ करना है. सो इट इज 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two bonded atoms. चलो, अब हम इसको कैसे लिखेंगे?
अब देखो, अब होता क्या है, अब हमको ना इसका ट्रेंड समझाना है। अब बस एक बात याद रखो, ये देखो, तुम ऐसा समझो कि ये है न्यूक्लियस, ये अंदर की है शील्ड, और न्यूक्लियस तुमको खींचने की कोशिश कर रहा है। अब न्यूक्लियस मतलब पप्पा, न्यूक्लियस मतलब पप्पा, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि हो तुम, ये इलेक्ट्रॉन हो मतलब कि हो तुम। अब ये न्यूक्लियस मतलब पप्पा, पप्पा ने सोच लिया है कि आज मेरे बेटे ने इतना कांड कर दिया, इतना कांड कर दिया कि आज तो मैं इसको ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा। लेकिन तुमको पता है बॉस, जब तुम कांड करते हो तुमको बचाने के लिए कौन आता है? मम्मी। और बेटा मम्मी हो गई तुम्हारी शील्ड, मम्मी झाली आपली शील्ड। आपल्याला माहिती किती कांड केलं जा मम्मीकडे, मम्मी म्हणणार की थांब बाळा, मी पप्पाला शांत करते, मी पप्पाचा मूड ठीक करते, ठीक है, बनवते नाही बाळा, ठीक करते, ठीक है। मग मम्मी झाली तुमची शील्ड। अब क्या हो गया देखो, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्ड बोलकर एक्ट करे, ये हुई तुम्हारी मम्मी, अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्ड, ये हुए पप्पा, और ये हुआ बाहर का इलेक्ट्रॉन यानी तुम। अब अगर देखो, पप्पा ने ऐसा सोचा होगा कि यार इसने कांड किया, मैं इसको मारूंगा, तो मम्मी बोलेगी आहो जाऊ द्या ना, आहो सोडा ना, आहो सोडा, आहो 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 करून मम्मी पप्पाला पटून घेईल। लेकिन अगर तुमने बड़ा कांड किया होगा तो पप्पा तो आज बोले आज तो इसको धो दूंगा, उस दिन बेटा मम्मी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मम्मी क्या सोचेगी, इसको तो 4 पढ़ने वाले, इसके साथ मुझे भी पड़ जाएंगे। तो जितना पप्पा का गुस्सा ज्यादा उतनी मम्मी शांत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उतना शील्ड का इफेक्ट हो जाएगा कम। सो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्ड का इफेक्ट कम हो रहा है। सो एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। इसको हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे बॉस हम इसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटू 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 होते जाती है। अब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटी क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया। मैंने अभी बोला न्यूक्लियर चार्ज यानी पप्पा गुस्सा हो गए तो मम्मी क्या हो जाएगी, बेचारी शांत हो जाएगी। सो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा शील्ड का इफेक्ट कम होगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या होता है बताओ? एटॉमिक साइज decreases as we move left to right, atomic size decreases। क्यों डिक्रीज होती है? as effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases। so जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटम की साइज छोटू 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 होती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का 36 का आंकड़ा है। पप्पा चिढ़ गए तो मम्मी शांत हो जाएगी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, as the effective nuclear charge increases, क्या होता है? शील्ड का इफेक्ट कम होता है। तो उसको हम लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो शील्ड का इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। क्लियर है बॉस? देखो मैं अभी भी देख रही हूँ मेरा फोन ऐसे कंटिन्यू बज रहा है, लाइक इफ यू रियली सी कि इतने नोटिफिकेशंस क्या है। तो हमारा ना एक वो ग्रुप है, क्या बोलते हैं, टीचर्स का, जिसमें मैं, अंकित सर, राधा मैम, गोविंद सर है।
तो हम सब कंटिन्यू वो ग्रुप में बातें करते रहते हैं। यू वोंट बिलीव, लाइक लिटरली हम लोग कंटिन्यू वो ग्रुप में प्लान करते रहते हैं कि चलो यार बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सो पूरा टाइम नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। चलो एटॉमिक रेडियस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हट जाओ क्या मैं? ओके कूल गाइस, बढ़ेंगे आगे, आता जाऊयात पुढे। आयोनिक रेडियस। अब आयन का मतलब क्या होता है? देखो रेडियस तो वही है, ठीक है, आयन का मतलब क्या होता है? तो आयन के दो मतलब होते हैं, एक है केटायन, एक है एनायन। अब केटायन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। केटायन म्हणजे पॉजिटिव, एनायन म्हणजे नेगेटिव। अब आयोनिक चार्ज मतलब क्या? तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, distance from the nucleus to electron in the outermost shell। ठीक है, ये हुआ हमारा आयोनिक रेडियस। सो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ये हुआ आयोनिक रेडियस। अब दो टाइप के आयन है, एक है केटायन, एक है एनायन। केटायन यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है। अब बॉस मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में थे 10 मेंबर, अब 10 में से दादी चली गई, एक मतलब गांव चली गई बच्चों। अब एक मेंबर चला गया तो एटम की साइज छोटी होगी, फैमिली की साइज छोटी होगी क्योंकि एक मेंबर तो चला गया। वैसे ही केटायन भी इलेक्ट्रॉन देता है, बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, केटायन इज स्मॉलर इन साइज। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, केटायन इज स्मॉलर इन साइज। क्यों केटायन छोटा है? केटायन इज स्मॉलर इन साइज एज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, अब बात करो एनायन की। अब मान लो कोविड का टाइम चालू है और कोविड के टाइम में किसी ने दे दिया गुड न्यूज कि अपनी फैमिली में आएगा नया मेंबर, मतलब दादी, गांव से अब दादी वापस आएगी। मैं तो दादी की बात कर रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, कोविड में दादी गांव में अकेली कैसी रहेगी ना, तो दादी घर पे आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी फैमिली में नया मेंबर ऐड हो गया मतलब पहले दादी नहीं रहती थी, अब नया मेंबर आ गया तो फैमिली की साइज बढ़ गई। वैसे ही एनायन में होता है, जब नया इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो एनायन की साइज बढ़ती है। सो एनायन इज ऑलवेज लार्जर इन साइज, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। क्यों? क्योंकि केटायन इलेक्ट्रॉन देता है और एनायन इज लार्जर इन साइज क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? एनायन इज लार्जर इन साइज as it accepts electron। ठीक है, सो केटायन का साइज छोटा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एनायन का साइज बड़ा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? तो बॉस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है, देखो ये है न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब तुम खुद सोचो, अगर लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के और पास जा रहा है। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से छोड़ेगा क्या? नहीं। तो जैसे जैसे साइज कम हो रही है ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइट पकड़े हुआ है क्योंकि अब वो पास आ गया ना, तो जैसे जैसे साइज छोटी हो रही है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रख दिया और उसके वजह से जैसे जैसे साइज छोटी हो रही है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइट पकड़ के रख लिया और इसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी
इंक्रीजेस, यानी ज्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि साइज छोटी होते जा रही है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब बता दो, तो इसको हम लिखेंगे एनर्जी नीडेड किस चीज के लिए, एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an atom, energy needed to remove an electron from the outermost shell of an atom is termed as ionization enthalpy, एंथैल्पी। मैम यहां तक तो क्लियर हो गया। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटम की साइज कम होती है, साइज कम हो गई तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइट पकड़ेगा और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या होता है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period, as we move left to right in a period, atomic size decreases, atomic size decreases। अब एटॉमिक साइज क्यों कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, effective nuclear charge increases। अब क्या होता है, because न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाइटली, इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर टाइटली, hence electron is held more tightly and hence more energy is required to remove the electron, इसीलिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, more energy is needed to remove the electron, hence ionization enthalpy, increases। कहां increases, hence ionization enthalpy increases left to right। समझ में आया क्या, सो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बढ़ती है, क्यों ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि एटम की साइज छोटी हो गई, न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ के रख लिया और अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहां से मैं 2 गिव रीजन कराऊंगी। अब देखो अब क्या हो रहा है बॉस, ये देखो, ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, ये है बोरॉन, ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन, ये है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये है लेफ्ट टू राइट एक पीरियड। अब मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कैसे होते जाएगी, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज छोटी 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 होते जाएगी। अब तुम मेरे को दिमाग लगा के बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करो, बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करो, तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो तुम बोलोगे मैम सीधी बात है, अगर बोरॉन की एटॉमिक साइज छोटी है, अरे तुम क्या बोलोगे मैम सीधी बात है, अगर बोरॉन की एटॉमिक साइज छोटी है तो मैं क्या बोलूंगा कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि बोरॉन की एटॉमिक साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ के रखा है। लेकिन बच्चों असलियत में ऐसा नहीं होता है, असलियत में बेरिलियम की ज्यादा है और बोरॉन की कम है। मैम ये तो एक्सेप्शन केस हो गया, ऐसे क्यों, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसकी साइज कम है, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है, क्यों, ये है एक्सेप्शन केस। अब इसका रीजन देखो,
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p1। अब बेरिलियम में ना है बघा याची जोडी आहे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अब वो बोलेंगे यार हमारा तो कपल बन चुका है, हम पेयर्ड है, तो हम क्यों बाहर जाए, हमारा इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर जाए, हम ब्रेकअप क्यों करें। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड स्टेबल, तो वो बोलते हैं हम हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे आसानी से। सो इसीलिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और बोरॉन बोलता है देख भाई मैं तो सिंगल बैठा हूं, लेके जा मेरा इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। सो ये है पहला एक्सेप्शन बेरिलियम और बोरॉन का। अब दूसरा एक्सेप्शन देखो, अब ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन की साइज, ये है ऑक्सीजन की साइज। अगर मैं आपको पूछूं कि चलो बेटा बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आप बोलोगे मैम ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज छोटी है। लेकिन बेटा एक्चुअल में होता क्या है, तो एक्चुअल में आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। अब आप बोलोगे मैम ये भी एक्सेप्शन हुआ, तो दो एक्सेप्शन हुए, बेरिलियम बोरॉन वाला और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, लेफ्ट टू राइट कम ही होती है, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है। अब ये क्यों एक्सेप्शन है, अब इसका रीजन देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का हुआ 1s2 2s2 2p4। अब क्या होता है, P की कैपेसिटी है 6, और 6 का हाफ होता है 3। P की कैपेसिटी है 6 का हाफ होता है 3, और कोई भी ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये है हाफ फिल्ड, और जो हाफ फिल्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये केस में नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वो हाफ फील्ड है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट एनर्जी ज्यादा लगेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बट टू एक्सेप्शन केसेस, बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम का ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और नाइट्रोजन के केस में कि उसका ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये दूसरा एक्सेप्शन केस। अब आते हैं तीसरे एक और गिव रीजन के पास। ध्यान से देखो, मैं तुमको बराबर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो नेसेसरी है वही बता रही हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां से मैं बता रही हूं ना, जहां से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। अब ये जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो थोड़ा अंदर का शेल है, ये जो सेकंड वाला शेल है, इसका इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना रहेगा तो इसको हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो सबसे अंदर वाला है, ये देखो ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकालना रहेगा तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थोड़ा उसके अंदर का एक सेकेंड आयोनाइजेशन, और सबसे अंदर वाला थर्ड आयोनाइजेशन। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, देखो गिव रीजन में क्वेश्चन आता है second ionization enthalpy is greater than first. Second ionization enthalpy is greater than first. अब ऐसा क्यों? Second ionization enthalpy is greater than first. मतलब अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और बाहर का निकालने के लिए कम। क्यों? सीधी बात है, पहला रीजन है डिस्टेंस। ये देखो, ये है बाहर का इलेक्ट्रॉन
और ये है अंदर का इलेक्ट्रॉन। अब बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस इतना टाइटली उसको पकड़ ही नहीं पाता, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ये रहा पहला रीजन कि बिकॉज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो न्यूक्लियस उसको पकड़ ही नहीं पाता, तो निकालना इजी है। तो हम क्या बोलेंगे, आप पूरा लिखोगे, मैंने इतना ही लिखा। इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी द डिस्टेंस between nucleus and electron, the distance between nucleus and electron is very high, या ऐसे बोलो is more due to which, उसके वजह से क्या होता है, due to which electron is not held टाइटली बाय न्यूक्लियस, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन इज नॉट हेल्ड टाइटली बाय न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ा नहीं गया है, तो इसीलिए उसको निकालना इजी है। ये हुआ पहला रीजन। अब दूसरा रीजन देखो, पहले मान लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टाइम 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन में निकालना इजी था क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। अब सेकंड के टाइम आप सेकंड पे तभी पहुंचे हो जब फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन निकला है, सीधा सेकंड का निकाल सकते हो क्या, नहीं। फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन निकला है तभी सेकंड के पास पहुंच सकते हो। तो अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन तो 10 के 10 रहे, तो अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम हो गए, तो और इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड रीजन, इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटम इज न्यूट्रल। इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल का मतलब क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, एटम इज न्यूट्रल। बट सेकेंड के टाइम क्या होता है, बट ड्यूरिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटम इज केटायन। एटम इज केटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। एटम इज केटायन, हेंस इट नीड्स मोर एनर्जी। समझ में आया, हेंस इट नीड्स मोर एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस एंड लेट मी ड्रिंक वाटर। चलो बॉस बढ़े आगे। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का गिव रीजन। अब नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने ऑलरेडी इसीलिए लिख के रख दिया अभी ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और ये चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने खुद हाथों से लिखे हैं और वो एक्सरसाइज क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे जो मैंने खुद हाथों से लिखे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द नोट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब केमिस्ट्री का शाहरुख खान है बॉस। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास अट्रैक्ट कर सकता है। सो जो इलेक्ट्रॉन को खुद के पास अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। So the ability to attract the electron towards itself is called as electronegativity. The ability to attract electron towards itself. अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ते जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट टू राइट ये इलेक्ट्रॉन की भूख बढ़ते जाएगी। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अच्छा, एक और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक चार्ट भी बना के दूंगी कि पीरियड में क्या बढ़ता है क्या कम होता है, एटॉमिक साइज को क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज को क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम
बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जो एनर्जी में बदलाव होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लेफ्ट टू राइट जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। अब आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी के पास। वैलेंसी का मतलब है, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये हेडिंग दी है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें पहली हेडिंग है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होते जाते हैं। मैंने बोला ना लेफ्ट टू राइट में, मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था, एक 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 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। सो लेफ्ट टू राइट जो वैलेंसी है वो एक एक नंबर से बढ़ती जाती है पीरियड में, लेकिन ग्रुप में एज वी गो टॉप टू बॉटम ये जो वैलेंसी है ये सेम रहती है। सो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। सो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वैलेंसी इज द सेम, बट लेफ्ट टू राइट वैलेंसी धीरे धीरे बदलती है। सो व्हाट इज वैलेंसी? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। लेफ्ट टू राइट ये जो वैलेंसी है ये बदलती जाती है, बट ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये वैलेंसी सेम रहती है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मैंने आपको बोला था ये जो जिगजैग लाइन है इसके ये साइड है नॉन मेटल्स, ये साइड है मेटल्स। अब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है। सो मेटल फॉर्म करते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। So non-metals form a bond by accepting electron and metals form a bond by donating electron. Or metalloids are present on the zigzag line. Take a screenshot. Metalloids are present on the zigzag line. Metals show good electrical conductivity by loss of electron, यानी metals donate electron. Non-metals are poor conductors and they gain electron. ठीक है? उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है ये कैसे पता चलेगा? तो जो एलिमेंट या तो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है या इजीली इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम बोलेंगे कि वो केमिकली रिएक्टिव है। जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा या जो इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा वो केमिकली ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। ये रही आपकी टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चंस मैम हमको दिख नहीं रहे। बिल्कुल सही है बेटा, ये मुझे भी नहीं दिख रहे, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लो, क्योंकि ये सारे हैंड रिटन नोट्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, विच यू हैव टू डाउनलोड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बस मुझे एक समझाना था, किसकी साइज बड़ी है और किसकी साइज छोटी है। अब Fe के फैमिली प्लस प्लस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब Fe के फैमिली में 2 इलेक्ट्रॉन गए, Fe के फैमिली में से 2 मेंबर गए, लेकिन Fe+3 के फैमिली से 3 मेंबर गए। किसकी साइज बड़ी होगी? तो बॉस Fe+2 की साइज थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी और Fe+3 की साइज छोटी होगी। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि यार इसके फैमिली से सिर्फ 2 मेंबर चले गए ना, तो 2 मेंबर चले गए तो फैमिली की साइज थोड़ी कम हो गई, लेकिन इसके फैमिली से 3 मेंबर चले गए तो साइज और कम हो गई। सो Fe+3 की साइज थोड़ी ज्यादा कम है। फिर आप ये जो है इनर्ट गैसेस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनर्ट गैसेस यानी केमिस्ट्री के साधु संत, नोबल गैसेस। अब इनर्ट गैसेस तो इतने स्टेबल है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो अपनी जिंदगी में स्टेबल है, खुश है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली निकालने देंगे क्या? नहीं। तो इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैसेस दे आर ऑलरेडी स्टेबल। वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर मोस्ट शेल। So because they are already stable, because they are very very happy in their life, they do not need कि कोई हमारा इलेक्ट्रॉन लेके जाए, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देते नहीं है। इसीलिए इनर्ट गैसेस हैव अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये कैसे लिखना है टेक्सचुअल लैंग्वेज में ये मैंने लिख के दिया है, टेंशन मत लो।
अगला भी नोबल गैसेस पे ही है, नोबल गैसेस पोजेसेस वेरी हाई। और फिर एटॉमिक साइज का ट्रेंड मैंने आपको बताया था, एटॉमिक साइज में क्या होता है बॉस, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है। क्यों कम होती है ये भी मैंने बताया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। अब ये कैसे लिखना है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट मंथ शॉर्ट कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। और मैंने बोला था कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाऊंगी, क्योंकि सियोना मैम का डायलॉग क्या है, फ्लावर समझा क्या, फायर है अपन, वाइल्ड फायर। सो bye bye, keep smiling, take care, good luck.